तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो कि 22,000 पदों पर आने वाला है। याद रखिएगा कितना पोस्ट आने वाला है, तो याद रखिएगा 22,000 टोटल पोस्ट आने वाला है। तो इसी के लिए हम सभी लोग देखने वाले हैं फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। याद रखिएगा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और याद रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ये प्रैक्टिस सेट रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस एग्जाम के लिए है। ये तो है सेकेंड 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, बीपीएससी एडीओ के लिए है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है और बिहार पुलिस के लिए है और बिहार एसएससी के लिए है। अगर आप सभी लोग इस सेट में 55 से 60 नंबर ले आते हैं तो आपका बहुत अच्छा तैयारी माना जाएगा। याद रखिएगा आप सभी का बहुत अच्छा तैयारी माना जाएगा। अगर आप सभी लोग 55 से 60 ले आते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा बेहतर माना जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और याद रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ये डेली प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे, याद रखिएगा ये डेली प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे अपलोड किया जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। और ये है सेट, याद रखिएगा सेट नंबर 1 है। याद रखिएगा ये सेट नंबर 1 है। और अगर आप सी लोग इसका सिलेबस पढ़ना चाहते हैं थ्योरी, अगर आप सी लोग थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका थ्योरी रात को 8 बजे लाइव होता है। रात को 8 बजे लाइव क्लास होता है थ्योरी, याद रखिएगा। और आज थ्योरी क्लास 8 बजे होगा जो कि ज्योग्राफी चालू होगा। याद रखिएगा ज्योग्राफी चालू होगा। याद रखिएगा ज्योग्राफी चालू होगा और चैप्टर वाइज चलेगा। याद रखिएगा चैप्टर वाइज चलेगा। याद रखिएगा और ये आपको कुछ नहीं करना। बिहार पुलिस 22,000 के लिए 22,000 बिहार पुलिस जो आने वाला है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सेट डेली लगाना है, एक सेट डेली लगाना है और सिलेबस ध्यान रखना। याद रखिएगा थ्योरी पढ़ना, क्या थ्योरी मतलब सेल्फ स्टडी करना। याद रखिएगा सेल्फ स्टडी करना, थ्योरी यानी सेल्फ स्टडी करना है, आपका बिहार पुलिस निकल जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न आप सी लोग देखिएगा, प्रश्न कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न कथन 1 कहता है कि इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। याद रखिएगा और याद रखिएगा भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है तो ये भी सही है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दोनों सही हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो ये प्रश्न आप सभी को कैसे बनेगा, तो इसका ईस्वी याद रखना। याद रखिएगा नील विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1859-60 में हुआ था। याद रखिएगा 1859-60 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। याद रखिएगा 1855-56 में हुआ था। याद रखिएगा सिपाही विद्रोह आप सभी लोग जानते होंगे, ये 1857 में हुआ था। और दक्कन दंगे कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1875 में हुआ था। दक्कन दंगे कब हुआ था, तो 1875 में हुआ। तो आप सभी लोग अब सही कालानुक्रम सजा दीजिएगा। तो सबसे पहले कौन घटित हुआ था, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह 1855-56 में, तो 2 इसमें है। याद रखिएगा 2। उसके बाद सिपाही विद्रोह 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद नील विद्रोह 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दक्कन दंगे 3 नंबर पर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा और याद रखिएगा आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, जो आपको नहीं आता उसे नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये एग्जाम के अनुसार सेट बनाया गया। याद रखिएगा एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये सेट बनाया गया है। तो आपको एक सेट डेली आप सभी को मिल जाएगा, एक सेट डेली मार लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इंडियन लीग, तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन इसका संस्थापक आनंद मोहन बोस से। याद रखिएगा और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा और डी नंबर में है यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, इसका है सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। ए
का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। बिल्कुल सही करा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही करा। और 2 नंबर कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ये देखिए, ये गलत कह रहा है, समर्थन नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था। यहाँ पर नहीं काट दिया जाएगा तो ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो ये कथन गलत हो जाएगा। कथन 3 नंबर कहता है कि भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और याद रखिएगा, इसका पीडीएफ लेना आप सभी लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी को लिंक, इसका टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो याद रखिएगा, कथन फर्स्ट कहता है कि लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल ये कथन सही कह रहा है कि लेटराइट मृदा जो होता है वो उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और कथन दो कहता है कि लेटराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। गलत है, याद रखिएगा, इसमें ह्यूमस की कमी होता है। याद रखिएगा, ह्यूमस की कमी होता है, याद रखिएगा, ये कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक सत हो जाएगा। याद रखिएगा, केवल एक सत हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। मतलब पटसन उद्योग किस बिहार में पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी बिहार में, या उत्तरी पूर्वी बिहार में, या मध्य दक्षिण बिहार में, या दामोदर घाटी प्रदेश में? तो आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। जैसे कटिहार हो गया, कटिहार हो गया, ये कुल जगह बिहार में पटसन के लिए उद्योग स्थित है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। याद रखिएगा, केवल दो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितना अमेरिका डॉलर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना अमेरिका डॉलर है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 701 पॉइंट कुछ है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन हम सभी लोग देखते हैं। ऑप्शन कहता है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन कहता है 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है। याद रखिएगा, 701.4 बिलियन डॉलर यूएस है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दो कथनों दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ये कुल एकदम एग्जाम पैटर्न के अनुसार प्रश्न है, आप लोग मिस मत कीजिएगा इस क्लास को। तो सक्रिय ज्वालामुखी और गहरे केंद्रित भूकंप अब सारी प्लेटों की सीमाओं पर घटित होती है। बिल्कुल ये एक अभिकथन गलत है, याद रखिएगा, ये अभिकथन गलत है। क्यों गलत है, याद रखिएगा। अभिकथन कहता है कि सक्रिय ज्वालामुखी और गहरे केंद्रित भूकंप अब सारी प्लेटों की सीमाओं पर घटित होती है। नहीं, बिल्कुल गलत करा, अपसारी नहीं बल्कि अभिसारी। याद रखिएगा, अपसारी नहीं बल्कि अभिसारी हो जाएगा, याद रखिएगा, अभिसारी हो जाएगा, याद रखिएगा, अभिसारी हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। तो ये कथन गलत है, याद रखिएगा, ये अभिकथन गलत है। कारण क्या कहता है? कारण क्या कहता है कि अब सारी प्लेटों की सीमाओं पर
प्लेटें अलग होती है और इस पृथक्करण की प्रक्रिया में पिघला हुआ मैग्मा ऊपर उठता है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? अपसारी की जगह अभिसारी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर अपसारी की जगह अपसारी हो जाता तो ये भी कथन गलत हो, सॉरी, ये कारण सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपसारी दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अभिसारी रहना चाहिए तो बिल्कुल सही हो जाता। तो इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऑप्शन हम सभी लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कहता है ए और दोनों सत्य है, ये गलत है। ए और दोनों गलत है, याद रखिएगा, ए और दोनों गलत है। ऑप्शन बी में कहता है ए और दोनों सही है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में कहता है ए सत्य है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सत्य है, तो ये भी गलत है। देखिए इसमें दोनों 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 अभिकथन और कारण गलत है, दोनों गलत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा, दोनों गलत है, याद रखिएगा, दोनों गलत है। आप लोग ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा, दोनों गलत है, याद रखिएगा, दोनों गलत हो जाएगा। और याद रखिएगा, और अभिसारी की जगह पर अभिसारी हो जाएगा, याद रखिएगा, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, तो ये कथन सही हो जाएगा। यहाँ भी अभिसारी हो जाएगा और यहाँ भी अभिसारी हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अपसारी दिया हुआ है, तो दोनों गलत है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन बन कहता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है, याद रखिएगा, बिल्कुल ये कथन सही है, याद रखिएगा। और कथन 2 कहता है कि सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित दर में एक प्रमुख कारक माना गया है, तो ये भी सही है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दोनों सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल आप सभी को एग्जाम के अनुसार ये प्रश्न सेट किया गया है, याद रखिएगा। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन बन कहता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों की हवा में जल वाष्प की मात्रा 4% से अधिक होती है। देखिए ये कथन गलत है। जब ध्रुवीय क्षेत्रों की हवा में जल वाष्प की मात्रा 4% से कम होती है, याद रखिएगा, 4% से कम होती है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। अगला कथन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है, नहीं, घटती जाती है, याद रखिएगा, घटती जाती है, याद रखिएगा, घटती जाती है। जब भूमध्य रेखा को ध्रुव की ओर जाने पर जल की वाष्प की मात्रा घटती जाती है, तो ये भी गलत है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा? बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय धारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, अलास्का गर्म है, याद रखिएगा, अलास्का धारा गर्म है, याद रखिएगा, अलास्का धारा गर्म है, तो गर्म ही महासागरीय धारा पूछ रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, याद रखिएगा, केवल 1 हो जाएगा। आयोसियो धारा ये ठंडा, याद रखिएगा, ये ठंडा, याद रखिएगा। कैलिफोर्नियो धारा ये भी ठंडा, याद रखिएगा, ये भी ठंडा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन कहता है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटे को उतार चढ़ाव हर साल 3 जनवरी को समान से कहीं अधिक होता है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जब 3 जनवरी आता है, जब 3 जनवरी आता है, तो याद रखिएगा, उस दिन पृथ्वी उस दिन पृथ्वी उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और कारण आर कहता है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो बिल्कुल ये सही कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए और दो आर दोनों सत्य है, और ए
और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य का सबसे निकट होती है, इसीलिए इसे उपसौर कहते हैं, इसीलिए उपसौर कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, याद रखिएगा, इस घटना को उपसौर कहते हैं। और याद रखिएगा 4 जुलाई को, याद रखिएगा 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है, याद रखिएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहता है, याद रखिएगा सबसे दूर रहता है, याद रखिएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहता है, याद रखिएगा। और दूर रहने की वजह है इस घटना को अपसौर कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो अनुमान लगाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 6.8% से 7.2% तक वृद्धि हुआ है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो अरावली एक पर्वत शिखर है, एक एक तरफ पर्वत शिखर है और एक तरफ पर्वत श्रृंखला। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये तो सही मिलान है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पुष्पगिरी है, ये भी सही है, याद रखिएगा। पुष्पगिरी कहाँ? तो याद रखिएगा पुष्पगिरी कहाँ? तो याद रखिएगा हमेशा के लिए कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में, याद रखिएगा। पूर्वी घाट नीलमगिरी, ये गलत है, ये गलत है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदलगाड़ा, जिंदगाड़ा, याद रखिएगा जिंदगाड़ा है, याद रखिएगा। जिंदगाड़ा कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न में क्या कहता है? कितने युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा 3 युग्म सही सुमेलित है, याद रखिएगा 3 युग्म सही सुमेलित है, लेकिन चौथा गलत है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि सोनमर्ग सुरंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल आप सभी को इसका सही जवाब देना है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बन कहता है इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग की शामिल है, इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग शामिल है, तो ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और कथन 2 कहता है कि इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2025 को हुआ था, बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा 16 जनवरी को हुआ था, याद रखिएगा 16 जनवरी 2025 को उद्घाटन हुआ था। किस? 26 जनवरी नहीं बल्कि 16 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी नहीं बल्कि 16 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा, केवल एक सही है, 2 गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते चल रहे होंगे। अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन बन कहता है कि इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों को विश्लेषण किया गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है, याद रखिएगा। और ऑप्शन बी कहता है कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया गया, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, और याद रखिएगा इसका इसका पीडीएफ आप सभी लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का सर्क्रिक को लेकर निम्नलिखित में से किस देश के साथ विवाद है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत का सर्क्रिक को लेकर निम्नलिखित में से किस देश के साथ विवाद है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ विवाद है, याद रख लीजिएगा पाकिस्तान के साथ विवाद है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने पंचायत अधिनियम या पीईएससी के अंतर्गत नियम को अंततः लागू किया गया? तो याद रखिएगा ये झारखंड सरकार के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार यानी झारखंड सरकार के द्वारा ये नियमों को लागू किया गया, याद रखिएगा झारखंड सरकार के द्वारा यह नियम लागू किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? देखिए इसी तरह से आपका पैटर्न एग्जाम में रहेगा, याद रखिएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, बिल्कुल ये सही है। पांचवी पंच 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में हुआ था, ये भी सही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हुआ था, ये भी सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, नहीं 1992 में हुआ था, याद रखिएगा 1992 में शुरू हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए 1991 नहीं 1992 होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 युग्म सही सुमेलित है, याद रखिएगा 3 युग्म सही सुमेलित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सावना प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी बिहार में, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम बिहार में सावना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो कथन एक कहता है कि सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जीती, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत है। यानी जीत किसका हुआ, जीत किसने किसने जीत हासिल किया? तो याद रखिएगा विदर्भ ने जीता, याद रखिएगा विदर्भ ने जीता है और सौराष्ट्र ने हार गया है, सौराष्ट्र ने हार गया है, सौराष्ट्र ने हार गया है और विदर्भ ने जीत लिया है, याद रखिएगा। और ये फाइनल मैच कहां हुआ था? तो ये फाइनल मैच बेंगलुरु में हुआ था, याद रखिएगा बेंगलुरु में हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये फाइनल मैच कहां हुआ था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में हुआ था। क्या कहता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल बेंगलुरु में खेला गया था, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए और सॉरी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। ऑप्शन केवल दो सही है, एक गलत था, याद रखिए, एक गलत था, दो सही है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ये विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो याद रखिएगा विदर्भ ने जीता। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। और हारा है किसने? तो याद रखिएगा किसने हारा है, याद रखिएगा किसने हारा है। यहाँ पर दिया हुआ था किसने हारा है, थोड़ा सा सौराष्ट्र ने, याद रखिएगा सौराष्ट्र ने हारा, याद रखिएगा सौराष्ट्र ने हारा है। किसने हारा है? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र ने हारा। याद रखिएगा विदर्भ ने जीता है, विदर्भ ने जीता है, सौराष्ट्र ने हारा, सौराष्ट्र ने हारा है। याद रखिएगा सौराष्ट्र हार गया है, सौराष्ट्र हार गया, विदर्भ जीत गया, याद रखिएगा विदर्भ जीत गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक जिला और एक उत्पाद के अनुसार बिहार के 4 जिले और उनके उत्पाद को निम्नलिखित युग्मों में कितने सही युग्म सही सम्मिलित हैं? तो कैमूर कालीन के लिए विख्यात है, तो ये भी सही है। कटिहार जूट के लिए ये भी फेमस है। खगड़िया बांस के लिए नहीं, खगड़िया बांस के लिए नहीं बल्कि केला के लिए, याद रखिएगा खगड़िया बांस के लिए नहीं बल्कि केला के लिए। किशनगंज लाह की चूड़ी, ये बिल्कुल सही, याद रखिएगा किशनगंज भी है, लाह की चूड़ी ये गलत है, याद रखिएगा खगड़िया केला के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान बिहार में बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के बीच स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान बिहार में बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा सीतामढ़ी का मैदान, याद रखिएगा सीतामढ़ी का मैदान बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों के बीच स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में खनिज भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में खनिज भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन बन कहता है कि देश में पायराइट का सबसे बड़ा भंडार बिहार में है, बिल्कुल ये सही कहा जा रहा है, याद रखिएगा देश में जो पायराइट का सबसे भंडार कहाँ? तो बिहार में, याद रखिएगा। और कथन दो कहता है कि चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही, याद रखिएगा ये भी बिल्कुल सही है। चूना पत्थर किस किस जिला में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कैमूर हो गया, मुंगेर हो गया, रोहतास हो गया, ये 3 जिलों में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों सत्य है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन बन कहता कि ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा लखनऊ बल्कि जयपुर में, याद रखिएगा जयपुर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, नहीं इसका उद्घाटन वॉइस याद रखिएगा उपराष्ट्रपति ने किया था, याद रखिएगा
रखिएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि गोलमेज सम्मेलन को प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जो गोलमेज सम्मेलन का प्रस्तावों को आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, तो याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विधिवरण किया गया था। ये गोलमेज सम्मेलन के द्वारा विधिवरण किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा हर्ष ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 27 नंबर जो प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि हर्ष के राज सिंहासन पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया गया था, तो याद रखिएगा शिलादीत की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा शिलादीत की उपाधि धारण किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फास्ट करता हूं और अगला प्रश्न कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा राज्य के सचिव और भारत की नियुक्ति की गई थी। ये तो बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा पॉलिटी का पहला ही चैप्टर है। याद रखिएगा पॉलिटी का पहला ही चैप्टर है। ये पहला चैप्टर में दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा राज्य का सचिव भारत की नियुक्ति की गई। तो याद रखिएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये नियुक्ति किया गया था सचिव पद के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जनवरी 2026 में शुरू किए गए उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, याद रखिएगा उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो याद रखिएगा कथन कहता है कि इसे नीति आयोग के तत्वावधान में शुरू किया गया था। याद रखिएगा प्रश्न कहता है कि उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, याद रखिएगा उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक ये नेशनल, याद रखिएगा इंटरनेशनल सूचकांक है। याद रखिएगा ये इंटरनेशनल सूचकांक है। याद रखिएगा तो इसे ये नीति आयोग कहाँ का, तो नीति आयोग भारत का। याद रखिएगा नीति आयोग भारत का है। और उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक कहाँ का, तो ये अंतरराष्ट्रीय है। तो ये नीति आयोग थोड़े शुरू करेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नीति आयोग भारत का, तो भारत थोड़े शुरू करेगा। याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि भारत को 154 देशों में 16वां स्थान दिया गया। तो ये बिल्कुल सही, याद रखिएगा 154 देशों में 16वां स्थान है। याद रखिएगा आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, तो याद रखिएगा 16वां है। उत्तरदायी राष्ट्रीय सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, तो 16वां है। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलो तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत को किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। ये भी पॉलिटी का पहला चैप्टर है। याद रखिएगा ये भी पॉलिटी का पहला चैप्टर है। जब अधिनियम आपसे लोग पढ़िएगा तो उसमें दिया रहेगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम में नागरिक सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा सिद्धांतों को लागू किया गया था। याद रखिएगा 1853 में लागू किया गया था। याद रखिएगा और किसने लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा डलहौजी ने। याद रखिएगा डलहौजी ने। और 1853 में ही ट्रेन का शुरुआत हुआ था। ट्रेन का शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा 1853 में, भारत में 1853 में शुरुआत हुआ था। डाक व्यवस्था किसने लागू किया गया था, तो ये भी डलहौजी ने लागू किया था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पैंग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन कहता है यह मणिपुर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा मणिपुर में नहीं बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा मणिपुर में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा आपसे लोग आज से कि पैंग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कथन 2 कहता है कि यह महोत्सव म्यांमार के साथ सीमा पर व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा केवल 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1918 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशजनक माना गया। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा असंतोषजनक और निराशजनक माना गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापति के अंतर्गत निर्णय लिया गया था। याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा
1928 में, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में हुआ था। अगर आपसे इसे पूछ लिया गया कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत पहुंचा था 1928 में, याद रखिएगा। और ये किसके सभापति के अंतर्गत निर्णय लिया गया था? तो याद रखिएगा एम ए अंसारी के द्वारा निर्णय लिया गया था, याद रखिएगा। एम ए अंसारी के द्वारा निर्णय लिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए कहता है उपनिषद 18, बिल्कुल गलत है। उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितना? 108। वेदांग कितना? ये गलत है। वेदांगों की संख्या 6। पुराणों की संख्या कितना? पुराणों की संख्या 18 है, ये भी गलत है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी सही, नहीं उपयुक्त सभी गलत। आप सभी लोग यूनिट सुधार कर लीजिएगा पीडीएफ में। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी गलत है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और याद रखिएगा ये ये एग्जाम पैटर्न के अनुसार है, याद रखिएगा। कथन बन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके सहयोग के लिए वर्ष 1915 में उन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को प्रथम याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा 1915 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि वर्ष 1932 में गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया और इसी वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया, ये भी सही है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि गांधी इरविन समझौता मार्च 1932 में संपन्न हुआ था, ये गलत है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1932 नहीं बल्कि 1931 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। 1932 नहीं बल्कि 1931 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगला पॉइंट है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सम्मानित होने वाले एकमात्र प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। जब जब गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, याद रखिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो याद रखिएगा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और यहाँ दिया हुआ 32, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ 32, तो ये कथन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें कौन विचार कीजिए, इसमें प्रश्न कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन गलत है? तो याद रखिएगा 2 कथन गलत है, याद रखिएगा केवल 2 गलत है, याद रखिएगा केवल 2 गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उस समय भारत के वायसराय रहे संबंधित व्यक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा अगर आप सी लो ईस्वी याद करते हैं तो आप सभी को वायसराय भी याद हो जाएगा, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1944-45 में हुआ था, याद रखिएगा 1944-45 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। दूसरा करखाना अधिनियम कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। दूसरा करखाना अधिनियम कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन याद रखिएगा उस समय लॉर्ड बाइबल थे, याद रखिएगा लॉर्ड बाइबल थे। पूना पैक्ट लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। चौरा चौरी कांड लॉर्ड रीडिंग थे, याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग थे चौरा चौरी कांड में। और दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन था, याद रखिएगा लॉर्ड लैंसडाउन था। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आपसी लोग मिलान कर लीजिएगा, आपसी लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और उसके लेखक का युग्म का सही सुमेलित नहीं है? तो कथन एक कहता है कि पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी सही है। ए नेशन इन द मेकिंग डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये बिल्कुल गलत है। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये गलत है। और ऑप्शन डी कहता है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। द इंडियन स्ट्रगल किसका, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस से, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कहता है कि इस अधिनियम को मूल रूप में 451 धाराएं और 15 अनुसूची थी, नहीं, बिल्कुल गलत है। 451 नहीं बल्कि 321, याद रखिएगा, 315, सॉरी 315, याद रखिएगा, इसका सही 321, सॉरी 321 हो जाएगा, याद रखिएगा। 451 धाराएं नहीं बल्कि 321 धाराएं और 15 अनुसूची नहीं बल्कि 10 अनुसूची, 15 अनुसूची नहीं बल्कि 10 अनुसूची थे, याद रखिएगा, 10 अनुसूची थे। और याद रखिएगा भागों की संख्या कितना था? भागों की संख्या कितना था? 14 था, भागों की संख्या 14 था। तो ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा, इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान के मताधिकार का विस्तार कर मतदाताओं की संख्या कुल आबादी की 20% कर दी, नहीं 10% कर दी, याद रखिएगा, 10% कर दी। तथा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो ये भी गलत है। 20% के जगह पर 10% हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम में भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ संरचना का प्रस्ताव रखा गया था और जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाना था, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। 4 नंबर कहता है इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी संघियों को 3 सूची, संघीय, प्रांतीय और संभागीय सूची में विभाजित किया गया था, ये भी सही है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। सूची 1 यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है और सूची 2 को वर्तमान राज्य है के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। हुलास कहाँ? तो याद रखिएगा हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। दायमाबाद कहाँ? तो आप सभी लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में। कालीबंगा कौन नहीं जानता? कालीबंगा तो सब लोग जानते होंगे कि राजस्थान में। मांडा कहाँ? ये भी सभी लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। मांडा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ? तो राजस्थान में है। आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथन में से गलत विकल्प को चुनिए। कौन गलत है? आप सभी को चुनना। कथन 1 कहता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्यगुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से है, यशोधर्मन से, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है कि जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ये भी सही है। अगला पॉइंट है कि सुप्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद की रचना चंद्रगुप्त दरबारी कवि हरिसेन द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। लेकिन चंद्रगुप्त का दरबारी कवि नहीं था बल्कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, याद रखिएगा, बल्कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसके? चंद्रगुप्त का दरबारी कवि नहीं बल्कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि जनवरी 2026 को किन राज्यों में अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये कब मनाया था? तो याद रखिएगा 1972 में। तीनों की स्थापना दिवस 1972 को मनाया जाता है, तीनों का स्थापना दिवस 1972 को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालाकुरन में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले लेकर अंतिम तक। तो बंग भाषा प्रकाशी सभा 1836 में, याद रखिएगा, ये नहीं दे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो तब ना हम इसको सजाएंगे। तो बंग भाषा प्रकाश का सभा कब हुआ था? तो 1836 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1838 में हुआ था, 1838 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्या कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में हुआ था। इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में हुआ था, ये बिल्कुल सभी लोग सही है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन 1 कहता है कि सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथन 2 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद से केवल 15
15 राज्यों को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार प्राप्त किया गया है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद केवल 15 राज्यों को राष्ट्रपति पुलिस रंग पुरस्कार से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दोनों याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद फौज की किन 3 अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो ये था प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन किस शहर में हुआ था? तो सीपीआई का गठन कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और सीपीआई का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। याद रखिएगा सीपीआई का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का प्रदूषित नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो याद रखिएगा सबसे सबसे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आप सभी को सजाना है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा गोदावरी, याद रखिएगा गोदावरी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। उसके बाद कृष्णा का है, उसके बाद महानदी का है, उसके बाद नर्मदा का है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र किसका है? तो गोदावरी का, उसके बाद कृष्णा का, उसके बाद महानदी का, उसके बाद नर्मदा नदी का। तो याद रखिएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका लंबाई भी याद रखना, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, महानदी की कुल लंबाई 900 कुछ मीटर है, और नर्मदा का 12-13, याद रखिएगा 1213 किलोमीटर है। याद रखिएगा हमेशा के लिए कितना है? 1213 किलोमीटर है। और महानदी की 900 कुछ किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है किसी वस्तु को करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। मतलब कि एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किसी वस्तु को करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं, किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं, उसका जांच के लिए किया जाता है उपयोग, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा एडिज एजिप्टी। याद रखिएगा एडिज एजिप्टी डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एनाफ्लिज ये मलेरिया, याद रखिएगा मलेरिया मलेरिया होता है, एनाफ्लिज मच्छर से मलेरिया होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और डेंगू चिकनगुनिया ये एक तरह का वायरस है, याद रखिएगा एक तरह का वायरस है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलाइए। चंद्रयान 1 यानी चंद्रयान 1 चंद्रमा पर जल का प्रमाण, याद रखिएगा। मंगलयान यानी मंगल का क्षेत्र मिशन, ऑप्शन ही हो जाएगा। आदित्य एल1 सूर्य का कोरोना का अध्ययन, आदित्य एल1 सूर्य के कोरोना का अध्ययन। और गगनयान भारत की पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान को गगनयान कहते हैं, ऑप्शन याद रखिएगा। आप सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2026 में प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत को क्या कहता है? आप सभी लोग देख सकते हैं। कर्ताओं के आधार पर निम्नलिखित पुरस्कारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब अवरोही मतलब सबसे ज्यादा किसमें मिला है, उसके बाद इससे कम किसका मिला, इसके कम, इसके कम, इस तरह से आप सबको मिलाना है। तो पद्मश्री सबसे ज्यादा किसको, कितने लोगों को मिला है? तो 113 लोगों को मिला पद्मश्री, 113 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 13 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो याद रखिएगा 5 लोगों को मिला है। और अशोक चक्र आप लोग जानते होंगे, एक को मिला है। अशोक चक्र किसको मिला है? तो शुभांशु शुक्ला को मिला। अशोक चक्र किसको मिला है? तो शुभांशु शुक्ला को मिला है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 113 13 5 1, इस तरह से हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे 2 कथनों दिए गए हैं और एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में नामांकित किया गया है। तो अभिकथन कहता है कि सोल्जर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सोल्जर का उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि सोल्जर का गलनांक बहुत उच्च होता है। सोल्जर का गलनांक बहुत उच्च होता है, नहीं बहुत निम्न होता है, याद रखिएगा बहुत निम्न होता है, याद रखिएगा सोल्जर का गलनांक बहुत निम्न होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी अधिनियम
तीनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, तो आप लोग जानते होंगे 125 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य था और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बुजुर्गों के लिए बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो याद रखिए केरल ने। याद रखिएगा बुजुर्गों के लिए बजट किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिए केरल ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए कहता है कि वे समान रूप से अनुकर्मणीय होते हैं, मतलब समानुपाती होते हैं। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा बिल्कुल सही है। और कथन बी कहता है कि पूर्णतः भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। बिल्कुल सही है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ बनते हैं, याद रखिएगा। और कथन सी कहता है कि इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। ऊर्जा परिवर्तन होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, तो ये कथन गलत है। अगला पॉइंट है कि अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी डी, याद रखिएगा ए बी डी। ए बी डी कौन है, ए बी डी कौन है, आप से लोग मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन सी है ए बी डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से साथ मिलान कीजिए। तो एस्टिक अम्ल सिरका, याद रखिएगा सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग आप से लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। आप से लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल मतलब डीजल के जगह इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है ऑटोमोबाइल में, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्टर का प्रयोग इत्र के यानी स्वाद बढ़ाने, यात्र मतलब शराब, याद रखिएगा शराब का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। टेफ्लॉन यानी नॉन स्टिक कुकवेयर में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुने 10⁻8 है, याद रखिएगा मिस्टेक है, 3 गुने 10⁻8 है। यदि जल का अपवर्तनांक 1 जल का अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की गति लगभग सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका जल में प्रकाश की गति हो जाएगा 2.25 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अग्नि परीक्षा 2026 के अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 कहता है कि यह भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच एक अभ्यास था, ये बिल्कुल सही है। ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये भी सही है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषताएं होती सबसे उपयुक्त, इसका सबसे उच्च प्रतिरोध, याद रखिएगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गोल्डन राइस चावल की एक परजीनी किस्म जिसमें निम्नलिखित कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये है विटामिन ए बीटा कैरोटीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये एक नक्सल विरोधी अभियान था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति का भावना भी जगाई थी। तो ये था असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है। ये तो कॉमन सेंस लगाना है। सेवा तीर्थ मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय हो जाएगा, कैबिनेट सचिवालय हो जाएगा, लेकिन विधि और न्यायालय मंत्रालय ये नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो कार्बन चक्र हो जाएगा, याद रखिएगा ये 3 नंबर में हो जाएगा, याद रखिए कार्बन चक्र। कार्बन चक्र इसका महासागर और जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन चक्र ये वायुमंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। आप से लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉस्फेरस चक्र हो जाएगा,
2 नंबर पर जल चक्र हो जाएगा, जल निकाय, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है ये भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक बहुकेलवियर लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, बिल्कुल सही है। और इसे 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की विस्तारित पर सटीक सतह से सटीक पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। सूर्यास्त रॉकेट सतह से सतह हमला करता है, याद रखिएगा, सतह से सतह हमला करता है, सतह से सतह हमला करता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन आसपास की वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि के इस दोष को कहा जाता है मायोपिया कहा जाता है, याद रखिएगा। मतलब इस मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा, निकट, याद रखिएगा। और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेसबायोपिया, इसे ही आबंधुकता कहते हैं। और इससे जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु, न तो निकट की वस्तु, न तो निकट की वस्तु, न तो दूर की वस्तु, न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, याद रखिएगा। न तो निकट की न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है। और इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल अवतल दोनों का, उत्तल उत्तल अवतल दोनों का, उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया निकट में अवतल, निकट में अवतल का प्रयोग किया जाता है, दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है, दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सामुदायिक संरक्षण नीति के तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में वहां के निवासियों को वन को भैरवदेव डाकब सोन घुरी घोषित किया गया? तो यह सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ? तो याद रखिएगा एमपी में है। बांदीपुर कहाँ? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कॉर्बेट नेशनल कहाँ? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार का राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कथन और एक अभिकथन और दूसरे कारण के रूप में नामांकित कीजिए। आप अभिकथन 1 कहता है कि मनुष्य में बच्चे का लिंग पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। पिता में एक्स वाई पाया जाता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। और कारण कहता है एक नर 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, 50% जिसमें एक्स गुणसूत्र होता है और 50% जिनमें वाई गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। और ए आर ए का सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। 20 2026 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं को हिस्सा बढ़ाकर 53.6% हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भारत अब सेवाओं के विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं सबसे बड़ा नहीं बल्कि 7वां निर्यातक है, याद रखिएगा 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखिएगा। भारत का स्थान 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 को जीवी क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा के द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म सही सुमेलित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बीएड ईस्टवुड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मिलानो कार्टियोना 2026 के 7 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सा स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया? तो याद रखिएगा ये कोटा प्राप्त किया है हमेशा के लिए, याद रखिएगा स्नो बोर्डिंग में, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या? बिल्कुल आप सभी को बताना है डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या, जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में रहे हैं? तो इसका नाम है मेटे फेडरिक्सन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची के सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS सागर धवानी, बहुत चर्चा में है, आप से लोग इसे जानते होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न का
कहता है कि ट्रांसओशनिक सेल अभियान लोकयान 26 बिल्कुल चर्चा में है, इसे याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन कथन एक कहता है कि 10 महीने का ये अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला है, ये बिल्कुल गलत है। 10 महीने नहीं बल्कि 7 महीने, याद रखिएगा, 10 महीने नहीं बल्कि 7 महीने, 13 देशों नहीं, 13 देशों नहीं बल्कि, याद रखिएगा हमेशा के लिए, 13 देशों नहीं, 13 देशों नहीं बल्कि 14, याद रखिएगा 14 देशों में, 18 विदेशी बंदरगाहों नहीं बल्कि 25 बंदरगाह कवर करने वाला है, तो ये गलत है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना सेंट्रल शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई, बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 20 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के उपराष्ट्रपति ने फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन बन करता है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। और इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर के फेस्टिवल मंच से की गई, नहीं, बिल्कुल 2020 में नहीं बल्कि 2016 में उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, 2016 में जयपुर लिटरेचर के फेस्टिवल मंच में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, केवल एक हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल एक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मुलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया, तो याद रखिएगा सुषमा महाजन का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निम्न संस्थाओं में उनकी स्थापना कालानुक्रम व्यवस्थित करें, तो नबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था, नबार्ड 1982 में, सिडबी 1986 में, सिडबी 1986 में, सेबी 1988 में, सेबी कब हुआ था 1988 में, और ईसीजीसी कब हुआ था, ईसीजीसी कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1975 में हुआ था, याद रखिएगा 1975 में हुआ था। तो एक नंबर पर डी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया, तो याद रखिएगा 2035 तक 25% का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, याद रखिएगा, सरकार क्या क्या करती है, तो प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पद्म विभूषण 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो याद रखिएगा एन राजमा, चिकित्सा नहीं बल्कि कला, याद रखिएगा चिकित्सा नहीं बल्कि कला हो जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है, तो याद रखिएगा रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों के द्वारा मुद्रा उधार लेता, बैंकों के द्वारा मुद्रा उधार लेता, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिएगा 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या हैं, तो ये है गुणवत्ता, विकल्प, मानक मूल्य, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है, बिल्कुल सही है। 5 पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई, ये भी सही है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 2025 उद्देश्य में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
90:10 का वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय झारखंड पर लागू नहीं होती है, याद रखिएगा। झारखंड के छोड़कर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर लागू होता है, लेकिन झारखंड पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को सशक्त करने की राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के समर्थित होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन सहादरी चेकमेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे लाल चंदन की तस्करी से खिलाफ शुरू किया गया था, नहीं, बिल्कुल गलत है। लाल चंदन नहीं, लाल चंदन नहीं बल्कि बल्कि लाल चंदन नहीं बल्कि मादक पदार्थ, याद रखिएगा। मादक पदार्थ याद रखिएगा, मादक पदार्थ याद रखिएगा। मादक पदार्थ बल्कि याद रखिएगा हमेशा के लिए, मादक पदार्थ याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कथन ए और कथन आर को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है भारतीय संघ का घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, ये गलत है, स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। ये गलत है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। कारण आर कहता है कि भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है, बिल्कुल सही, परिणाम नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ये गलत है किंतु आर सत्य है, याद रखिएगा। ए असत है परंतु ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए असत है परंतु आर सत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 में चुनावों को संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सीपी और एवं सीपीआई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजनीति के निर्देशक तत्व के भारत संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि और पशुपालन का किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 48 में। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये 45 में है। संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता, ये 44 में है, याद रखिएगा। उद्यमों के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी, ये 43 के कम है, याद रखिएगा, 43 के कम है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर चलने वाले गलवान और नुब्रा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गलवान और नुब्रा दो बैक्टीरियन ऊँट है, याद रखिएगा, ये सही है। गलवान और नुब्रा दो बैक्टीरियन ऊँट है, ये सही है। और कथन 2 कहता है गलवान और नुब्रा का नाम लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में स्थित स्थानों के नाम पर रखा गया है, ये भी सही है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, 1 और 2 हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कायल भारत के किस भू आकृति प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मलाबार तट, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मलाबार तट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा ग्रेट डेकनसबर्ग पर्वत, ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं बल्कि ये साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा, बल्कि साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगला प्रश्न है कि 21वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित हुआ कहां, अंतानिया में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा उत्तरी प्रशांत है, कौन है, उत्तरी प्रशांत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो याद रखिएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन, ये दोनों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। भारत सरकार के साथ सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, बिल्कुल सही है,
ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। मणिपुर के महाजन स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पूर्व ही अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी सही है। जनता की राय के अनुसार महाजन ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव करवाए थे, ये गलत है। कांग्रेस के विलय पक्ष में 3 परंतु अन्य राजनीतिक दल इसके विरोध में थे, ये भी सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था? तो गोपीनाथ साहू, राम प्रसाद बिस्मिल ये तो मेन कार्यकर्ता थे, और सफुल्ला खां ये भी रोशन सिंह, ये दोनों याद रखिएगा। कोकोरी कांड 1925 में हुआ था, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक आता इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, तो ये गलत है। प्राकृत नहीं बल्कि संस्कृत है, याद रखिएगा। क्या है? संस्कृत है, प्राकृत नहीं बल्कि संस्कृत है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और इसकी रचना हरिसेन द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा हमेशा के लिए। यह समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी की श्रेणी में किस केंद्रीय मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा। ये था टेस्ट नंबर 1, याद रखिएगा। फुल लेंथ टेस्ट, याद रखिएगा। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 था, याद रखिएगा। अगर आप सी लोग 50 से 55 के बीच में इसमें लाए होंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और याद रखिएगा ये सुबह 8 बजे डेली क्लास अपलोड होता है। सुबह 8 बजे डेली लाइव, सुबह 8 बजे होता है। और रात में 8 बजे लाइव क्लास थ्योरी क्लास चलता है, याद रखिएगा। थ्योरी क्लास रात को 8 बजे चलता है, याद रखिएगा। अगर आप सी लोग बिहार पुलिस जो कि 22,000 पदों पर भर्ती आने वाला है, उसमें एक सीट पक्का लेना है, तो आप सी को सेल्फ स्टडी, याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी और एक सेट आपको अनिवार्य है, याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी और एक सेट अनिवार्य है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप से लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।